हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 33rd लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनमें के एफ और के डी का क्या मायने रखता है, क्या मीनिंग है, वो भी हमने डिस्कस किया था। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद में अगर हम लोग ने पढ़ा था कि जितना केडी कम होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होगा उतना भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, उसको गवर्न करने वाली चीजें कौन सी है, मतलब उसको अफेक्ट करने वाली चीजें कौन सी है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कैसे दो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पढ़ते हैं ना। There are many factors which affects the stability of coordination compound। उसमें सबसे पहला जो है, ठीक है, the first factor is charge density। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड एज इट इज बोल दिया जाता है, उनको समझ में नहीं आता ये चार्ज डेंसिटी होता क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आपको बेसिक से समझाऊं अगर, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज। चार्ज डेंसिटी का बेसिक मीनिंग होता है इट इज द चार्ज ऑफ मेटल आयन, बराबर है, अपॉन साइज ऑफ मेटल आयन। या फिर अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में लिखें, सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अपॉन साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एकदम सिंपल है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, लिसन टू मी केयरफुली, अगर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा है तो उससे क्या होगा। पहली बात तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस। सर कैसे, वो समझाओ। अभी सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। चार्ज डेंसिटी जो होती है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज कौन सा होता है मेटल के ऊपर, जनरली पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो जितना मेटल के ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो लिगैंड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसको अपनी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है बच्चों। और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नहीं सुना, वापस समझो एक बार। क्या बोला मैंने, अगर मेटल के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, Fe+2 है और Fe+3 है, समझो Fe+2 है और Fe+3 है, तो Fe+2 वाला जितना फोर्स से नहीं अट्रैक्ट कर सकता है उससे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, Fe+3 वाला करेगा। अगर Fe+3 वाला ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा स्टेबल क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। साइज जितना बड़ा होगा, राइट। मुझे बताओ बच्चों, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन कर रहा है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस। सेंट्रल मेटल एटम का जो न्यूक्लियस होगा वही अट्रैक्ट करेगा। तो अगर एटम बहुत बड़ा है तो डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो इससे अच्छा क्या सीखने को मिला, चार्ज डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, साइज क्या हो, कम हो। तो हमारे लिए बेटा सिंपल कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। सिंपल कंसेप्ट ये कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम तब ज्यादा स्टेबल बनाएगा कॉम्प्लेक्स जब उसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो और उसका साइज क्या हो बच्चों, कम हो, ठीक है ना। तो अभी सिंपल है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसे जोड़ दिया मैंने। अगर किसी का चार्ज ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा आ जाएगा, हाँ या ना, और साइज कम है, बराबर है, साइज क्या है, कम है, तो उसका एटम साइज कम होने की वजह से वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो मोर इज द चार्ज डेंसिटी, आज से एक ही चीज याद रखेंगे, मोर इज द डैश चार्ज डेंसिटी, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। more is the charge density, more stable is the complex, more stable will be the complex। एकदम सिंपल है, हाँ या ना।
तो मुझे एक बात बता, जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना उसका साइज कम होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो याद रखना आज के बाद, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा वो क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी इसके ऊपर एक साइंटिस्ट थे इरविंग एंड विलियम, ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। इरविंग विलियम ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या है, ये अगर अपन 3D सीरीज की बात करें, ठीक है ना, सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है जनरली, है ना, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सो Mn Fe+2 कोबाल्ट +2 निकेल +2 कॉपर +2, बराबर है। जिंक को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इन सबके ऊपर चार्ज क्या है, सेम है। अभी सिंपल दिमाग लगाओ, अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं बच्चों, सेम कर दूं, तो अभी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो बच्चों मुझे बताओ चार्ज क्या है, चल चार्ज तो सेम है, हाँ चार्ज क्या है बच्चों, सेम है ना, और साइज क्या हो रही है सर, साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर साइज डिक्रीज हो रही है, चार्ज कांस्टेंट है, दिमाग लगाओ, चार्ज कांस्टेंट है, कुछ समझ रहे गाँव लोग, ऐसे बैठे हो राम भरोसे। चार्ज डेंसिटी देखो, चार्ज क्या हो रहा है, सेम है, करेक्ट, तो ये कांस्टेंट हो गया। सो चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अभी साइज कम हो रहा है ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो एज यू मूव फ्रॉम डैश टू डैश, लेफ्ट टू राइट, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। और जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। सो मोर इज द चार्ज डेंसिटी, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। सो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर लिगैंड सेम है, लिगैंड क्या है, मैंने सेम रख दिया, सेम लिगैंड ले लिया, तो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स। Mn+2 का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि Fe का ज्यादा स्टेबल होगा कि कोबाल्ट का, निकल का या कॉपर का, तो ऑब्वियसली Mn+2 का इनमें से सबसे कम, फिर आयरन का, फिर कोबाल्ट का उससे ज्यादा स्टेबल, निकल का उससे ज्यादा स्टेबल और कॉपर का भी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें जिंक की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आ जाता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा सबको पता होना चाहिए, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कॉपर तक तो साइज डिक्रीज होता है, बट लास्ट वाले में क्या होता है, डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी स्टार्ट होता है, मैंने डीएनए ब्लॉक में सिखाया ये। तो यहाँ पे कॉपर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू जिंक, प्रोवाइडेड लिगैंड क्या हो, सेम हो, और चार्ज भी सबका सेम हो, चार्ज भी सबका सेम हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान देना, क्वेश्चन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, ये बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ FeCN6, पहले भी मैंने सॉल्व करवाया है, 3- एंड FeCN6 4-, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग इसको EAN से सॉल्व करते हैं, बट जब मैंने आपको बोला था बेटा EAN जो है नॉर्मल कंपाउंड में फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेटल कार्बोनिल में कंफर्म फॉलो होता है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का EAN निकालूं तो इसका EAN है बच्चों 35 और इसका जो EAN है वो है बच्चों 36, बराबर है। यहाँ पे Fe इज इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 है और यहाँ पे +2 है। तो देखने जाए तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट मैंने आपको पहले बताया ना सिल्विक का जो कांसेप्ट है वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे अभी बताओ, यहाँ पे लिगैंड तो सेम है, अभी सिर्फ चार्ज डिफरेंट है। चार्ज किसका, Fe+3 का ज्यादा है और इसका कम है, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। सो A इज क्या लिखूंगा, मोर स्टेबल देन B। क्यों, इसका रीजन बिकॉज ऑफ चार्ज। देखो ना चार्ज दोनों का बेटा अलग अलग है, ये +3 और ये +2 है, तो ज्यादा जिसका चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट बच्चों, चार्ज डेंसिटी। बहुत सारे टीचर्स को देखा है मैंने
चार्ज को अलग से सिखाते हैं, साइज को अलग से सिखाते हैं, वो भी एक तरीका है, कोई गलत नहीं उसमें। मैंने दोनों को कंबाइन भी कर दिया और साथ में चार्ज भी अलग से बता दिया। चार्ज डेंसिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, स्टूडेंट्स टीचर्स जनरली यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी वर्ड, बट उनको पता नहीं रहता कि सर चार्ज डेंसिटी बेसिकली होता क्या है। दूसरा, ये इरविंग विलियम ऑर्डर जो है आपको याद रखना है बेटा, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इतना ऑर्डर इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So the first factor which affects the stability of coordination compound is charge density. Second factor which affects is basicity of ligand. लिगैंड कितना ज्यादा बेसिक है, मतलब वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऑब्वियसली सिंपल लॉजिक अप्लाई करो, ठीक है ना। मेटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उतना ज्यादा खुश होगा बेटा, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, जितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाओगे। तो एकदम सिंपल लॉजिक अप्लाई करें यहाँ पे, जितना ज्यादा बेसिसिटी लिगैंड का बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। सो एकदम सिंपल, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बेसिसिटी ऑफ द लिगैंड। जितना ज्यादा दानवीर होगा बेटा, ठीक है ना, दानवीर होगा बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, ठीक है ना, उतना ज्यादा क्या बनेगा बेटा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जितना नॉलेज मैं देते जाऊंगा, जितना नॉलेज मैं आपको और प्रोवाइड करते जाऊंगा, उतना ज्यादा नॉलेज आपका बढ़ते जाएगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, अभी तो मेरा ये चैप्टर का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। उसी तरीके से जितना ज्यादा लिगैंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर मैं आपको पूछूं कि AgNH3 ट्वाइस, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था, +1 एंड AgCN ट्वाइस -1, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। इसमें लिगैंड कौन है, फर्स्ट वाले में लिगैंड अमोनिया है, इसमें कौन है, साइनाइड CN- है, बराबर है। मैंने लास्ट लेक्चर में शायद से इसका आपको KF वैल्यू भी बताया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। यस, दोनों का KF वैल्यू मेरे पास लिखा हुआ है। इसका जो KF वैल्यू था वो 5 × 10⁷ था, करेक्ट, यस। और इसका जो KF वैल्यू था वो 7.5 × 10⁻19 था। नो नीड टू रिमेम्बर, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे खुद को याद नहीं है और आपको याद रखना भी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अभी आप बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। मेटल सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, खाली लिगैंड्स अलग अलग है। तो अभी बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसका KF ज्यादा होगा, बराबर है। इससे क्या सीखने को मिला, सब कुछ सेम है, खाली लिगैंड ही तो डिफरेंट है। तो CN- इज अ बेटर लिगैंड देन डैश अमोनिया। तो CN- is a more basic ligand than ammonia। एकदम सिंपल। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, याद रखना, जब भी याद रखना बेसिसिटी ऑफ लिगैंड्स की बात है, RP ट्रिक, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ लिगैंड आ जाए, दिमाग ना चले, ठीक है ना, कभी लोक हो जाए, लोक। बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, इसका एक सिंपल सा ऑर्डर याद रखना, नेगेटिव लिगैंड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल लिगैंड, एज कंपेयर टू पॉजिटिव लिगैंड। पॉजिटिव लिगैंड की तो बात ही छोड़ दो बेटा, ये तो क्या है, अलग ही दुनिया वाले, ठीक है ना। तो सिंपल है, नेगेटिव लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड एंड पॉजिटिव लिगैंड। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक तो ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना, दूसरा बच्चों साइनाइड माइनस जो है, इट इज अ बेटर लिगैंड देन डैश अमोनिया, एंड अमोनिया इज अ बेटर लिगैंड देन, मैं पॉजिटिव का कोई एग्जांपल ले भी नहीं रहा, उसका जरूरत ही नहीं है, वाटर। अभी यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर अमोनिया और वाटर तो दोनों न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड है तो दोनों इक्वल आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। अगर आपने GOC पढ़ा है, 3rd चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर से कुछ नहीं होता बेटा। ये इजीली डोनेट कर सकता है, ये इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज फोन कॉल्स,
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है, मैंने देखा है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग प्लीज क्या रखना है, याद रखना है। सो दिस इज अबाउट बेसिसिटी ऑफ द लिगैंड, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ, क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी। इफ आई टॉक अबाउट कंपेयरिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट वन है ए कोबाल्ट NH3 6 times 3 plus and cobalt NH3 6 times 2 plus, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। दूसरा ये तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बार वापस लिख लेते हैं। चलो, बार बार प्रैक्टिस करने से अपना ही नॉलेज बढ़ेगा और चीज़ें अपने को याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक ही बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती तो बेटा एक ही बार में सबका नीट और जेई क्लियर हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलो बताओ, अभी ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो, क्या दिया रीड करो। कंपेयर द स्टेबिलिटी, ये देखो, जनरली बेटा ये वाला दिमाग से निकाल लो कि लिगैंड भी अलग होंगे, मेटल भी अलग होगा, ऐसा जनरली केसेस होता नहीं है, बिकॉज फिर उसमें KF का वैल्यू दिया होगा, ठीक है ना, वो फिर एक्सपेरिमेंटली KF का वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिमाग में मत लाओ, ठीक है ना, कोई एक सेम रहेगा तो दूसरा डिफरेंट, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बट उसमें भी चीजें याद होनी चाहिए अपने को। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिगैंड सेम है, नंबर भी सेम है। कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे कोबाल्ट +2 में है। सो ऑब्वियसली मोर इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, मोर इज द स्टेबिलिटी, ये वाला ही था। और यहाँ पे हम लोग ने देखा था, यहाँ पे Fe जो है +3 में है, यहाँ पे Fe +2 में है, लिगैंड सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? द फर्स्ट वन इज चार्ज डेंसिटी, दूसरा मैंने पढ़ा दिया आपको बेसिसिटी ऑफ द लिगैंड। हमेशा याद रखना, न्यूट्रल लिगैंड जो होते हैं वो इन बिटवीन आएंगे। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, तो वो तो डायरेक्टली क्या अवेलेबल ही है। न्यूट्रल में क्या होता है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या होता है कि उसका खुद का प्रॉपर्टी है वो, मतलब वो दे रहा है किसी को अपना लोन पेयर। बट नेगेटिव चार्ज तो वो लेके बेटा ताकि किसी को दे ही दे, डायरेक्ट दे दे, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज तो मतलब उसके चेहरे पे लिखा कि मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला ही हूँ, इसके ऊपर भी चेहरे पे लिखा इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, बट यहाँ पे कैसे, वो खुद के ऑर्बिटल में ही है, यहाँ पे भी खुद के ऑर्बिटल में ही है, लेकिन वो क्या, नेगेटिव चार्ज एज इट इज अवेलेबल है किसी को भी डोनेट करने के लिए, ठीक है। ये कैसा होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो, अगर आप समझो होटल में गए, ठीक है ना, आप बोलोगे कि मुझे पनीर टिक्का मसाला और 2 बटर नान बना के दो, ठीक है ना, तो वो बनाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अवेलेबल है, वहां पे आपको प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है। अगर आप समझो आज की दुकान, आज के टाइम में जाए किसी शॉप में जाए और आप बोलोगे मेरे को एक थैली टाटा सॉल्ट दो, तो वो तो क्या है बेटा, एज इट इज टाटा सॉल्ट पड़ा हुआ है ना, तो वो सॉल्ट का पैकेट जो है एज इट इज पड़ा हुआ, उसको उठा के ही लेके जाना है, उसको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है कि समंदर का पानी लेके आना पड़ेगा, उसको इवेपोरेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब जो डायरेक्टली अवेलेबल, तो उठा के देना ही है। अगर आप होटल में जाओगे कोई चीज खरीदने या कोई चीज बोलोगे मेरे को ये ऑर्डर करना है फूड, तो उसमें बनाना पड़ेगा, टाइम लगता है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे केस मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, और जो ऑलरेडी रेडी है पड़ा है लेके जाओ डायरेक्ट, तो वो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, थर्ड, चिलेटिंग लिगैंड्स, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज चिलेटिंग लिगैंड्स। अगर आपका लिगैंड चिलेटिंग है तो रिंग फॉर्मेशन होगा, और मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी रिंग फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगैंड होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देखो, NiH2O 6 टाइम्स, यहाँ पे 2 प्लस दे दिया है ना,
और यहाँ पे मैंने लिखा NiH2O, ठीक है ना, 4 टाइम्स EN मतलब इथिलीन डायमीन, अभी इधर भी +2 ही है, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया गया कि बताओ इन दोनों में से स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो बेटा आपको टेंशन की बात ही नहीं है बेटा, यहाँ पे आ गया आपका चिलेटिंग लिगैंड। तो जब भी चिलेटिंग लिगैंड होगा तो क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि रिंग जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक सिंपल सा लंबा वायर है तो उसको तोड़ना है तो मैं ऐसा घुमा फिरा के ऐसे ऐसे तोड़ सकता हूँ, बराबर है। लेकिन अगर वो रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा बेटा, वो फिर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा लोग जो है ठीक है ना, अंगूठी पहनते हैं, ठीक है ना, वो जल्दी टूटता क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज वो रिंग फॉर्म में है। रिंग फॉर्म जो होगा वो बेटा ज्यादा स्टेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, चिलेट बोलते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, ये वाला है ना। इसमें नो रिंग, इसमें एक भी रिंग नहीं है, और इसमें क्या है बेटा, 1 रिंग है, एक रिंग बन रहा है, ठीक है ना। और रिंग भी बेटा याद रखना, जीओसी में मैंने सीखा है 657, मतलब 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल, फिर 5 मेंबर रिंग थोड़ा उससे कम स्टेबल होता है, फिर 7 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर और 3 मेंबर रिंग मैंने आपको जीओसी में सिखाया था कि उसमें बेयर स्ट्रेन होता है, और एंगल स्ट्रेन और बेयर स्ट्रेन हम लोग ने निकालना भी सीखा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। चलो सेकेंड पॉइंट, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैं अगर ये वाला एग्जांपल ले लूं, H2O 4 टाइम्स EN, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया +2, इसको कंपेयर करो NiH2O 2 टाइम्स EN ट्वाइस 2+, है ना। तो अभी आप बोलोगे सर ये भी, इसमें भी चिलेटिंग लिगैंड है, इसमें भी चिलेटिंग लिगैंड है, तो बट यहाँ पे एक ही चिलेटिंग लिगैंड है तो एक ही रिंग बनेगा, तो जितने ज्यादा रिंग होंगे उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना। यहाँ पे एक रिंग बन रहा है, यहाँ पे कितने रिंग्स बन रहे हैं, 2 रिंग्स बन रहे हैं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ये वाला देखो NiH2O 2 टाइम्स EN ट्वाइस 2+, और इसको कंपेयर करना है NiEN थ्राइस 2+। तो यहाँ पे भी चिलेटिंग लिगैंड, यहाँ पे भी चिलेटिंग लिगैंड, बट यहाँ पे कितने रिंग्स बन रहे हैं, 2 रिंग्स बन रहे हैं, है ना बच्चों। और यहाँ पे कितने रिंग्स बन रहे हैं, 3 रिंग्स बनेंगे, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला, आप बताओ, यहाँ पे 3 रिंग्स बन रहे हैं तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। एनी डाउट ना स्टूडेंट्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बराबर है। EDTA वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला स्टेबल ज्यादा होगा, ये पे -4 होता है ना, इधर -2 लिख देता हूँ। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक जन एक एक ही रिंग बना रहा है, बट ये वाला EDTA है जो एक ही जन बेटा बहुत सारे रिंग बना रहा है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा EDTA को, तो मैं आपको बना के बता दूं, EDTA का स्ट्रक्चर क्या होता है सबको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो बेटा रिवाइज कर लो एक बार लेक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 लिखवाया था मैंने, ऐसे याद भी करवाया था इसको। यहाँ पे CH2, इसको क्रैब्स क्लॉ बोलते हैं, क्रैब्स क्लॉ। क्यों? ऐसा देखा जाएगा, क्रैब होता है ना ऐसे ऐसे पकड़ता है ऐसे, राइट, तो इसको क्रैब्स क्लॉ बोलते हैं। क्या मतलब क्या बोला इसने, देखो यही था टेट्रा एसीटेट वाला, ठीक है। अभी आप देखो जरा, यहाँ पे अगर समझो मैं सेंटर में निकेल +2 लगा दूँ तो इसके साथ में बॉन्ड कहाँ कहाँ से बनेगा, ये देखो, ये देखो, ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी लोन पेयर था, तो ये एक रिंग हो गया, करेक्ट। फिर दूसरा, अरे गाँव वालों समझ रहे हैं कुछ, ये देखो ये दूसरा रिंग हो गया, ये तीसरा रिंग हो गया, ये देखो ये वाला, ठीक है। फिर ये वाला बोलेगा मी पण आहे इकडे, ये देखो ये 4th रिंग हो गया इतना बड़ा, और ये भी एक रिंग है बेटा ऐसे। तो ये अकेला ही बेटा 5 रिंग बना रहा है, और ये तो 3 लोग मिलके 3 रिंग बना रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑब्वियसली
ये देखो क्रैप्स लॉ ना, ऐसा निकल +2 को जकड़ लिया अंदर, अभी तू बाहर आ सकता नहीं है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी कभी कभी कैसा होता है कि अगर कोई मल्टीडेंटिक लिगेंड, ध्यान से सुनो बच्चों, नोट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड साइक्लिक है, अभी ये जो मल्टीडेंटेड लिगेंड था इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, बट ये साइक्लिक नहीं था। साइक्लिक मतलब ये साइकिल बना रहा है, खुद साइक्लिक था क्या? सर नहीं, खुद साइक्लिक नहीं था। तो अगर खुद साइक्लिक नहीं था, अगर आपका मल्टीडेंटेड लिगेंड खुद साइक्लिक है और उसमें कोई भी टाइप का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मतलब रिपल्शन नहीं है, तो और वो अगर कभी मेटल के साथ क्या बना दे, बॉन्ड बना दे, तो वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नहीं समझा, कुछ समझे नहीं क्या बोल रहा है? देखो इधर ध्यान दो, मैं बताता हूँ। रेडी? हेमोग्लोबिन पता है? हेमोग्लोबिन देखो इधर ना, अगर हम लोग बात करें तो हेमोग्लोबिन में कौन सा वाला एलिमेंट होता है? सर Fe+2 होता है। तो Fe+2 जो होता है ना बेटा, वो किस तरीके से जकड़ा हुआ रहता है? फॉर्फिन लिगैंड है, क्वाड्रीडेंटेड लिगैंड है। क्वाड्रीडेंटेड मतलब टेट्राडेंटेड, ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ अभी, स्टूडू हुआ है खाली, ये देखो इस तरीके से, ये आपका लिगैंड है। सर ये तो कुछ नाम है ना, मत बोलो अभी फिलहाल, क्योंकि ये कुछ नया ही बना रहा हूँ मैं अभी। ये है आपका मल्टीडेंटेड लिगैंड। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, हाँ बराबर है, और खुद लिगैंड क्या है बच्चों? खुद लिगैंड जो है वो क्या है? साइक्लिक है। ये देखो इस तरीके से, इसके पास 4 लोन पेयर है। ये आपका एक मल्टीडेंटेड लिगैंड है, ठीक है ना, मल्टीडेंटेड लिगैंड, और खुद क्या है? साइक्लिक है, खुद ही साइकिल है, खुद ही साइकिल के फॉर्म में। यहाँ पे अगर मैं ये सब ऑरेंज कलर के बॉन्ड्स हटा दूं तो ये खुद साइक्लिक थोड़ी था, ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना क्रैप्स क्लॉ, पैक थोड़ी हुआ। पैक तो कब हुआ? जब निकल बीच में आया तब ना। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या ये मल्टीडेंटेड लिगैंड है? हाँ, ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वाले स्टूडेंट ध्यान से सुना, स्पेशली जेई वाले। मल्टीडेंटेड लिगैंड है, हाँ। क्या ये साइक्लिक है? हाँ। अगर कोई मल्टीडेंटेड लिगैंड है और वो साइक्लिक है विदाउट एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इनमें खुद में रिपल्शन नहीं है, बहुत बड़ा रिंग है, ठीक है, तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसी भी मेटल के साथ वो हाईली स्टेबल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। सर व्हाट इज दिस मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट का मतलब होता है इफ अ मल्टीडेंटेड लिगैंड is cyclic without any steric hindrance, मतलब repulsion, any steric hindrance, then it increases the stability of the complex many times। तो ये पूरी दुनिया ही अलग हो जाएगी many times, ठीक है ना। and this effect is called, ये जेई वाले स्टूडेंट्स एडवांस वाले स्पेशली इसको याद रखेंगे, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ठीक है ना। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको वो हेमोग्लोबिन वाला पार्ट है। ये देखो यहाँ पे सेंटर में होता है Fe+2 बेचारा, ठीक है ना, क्या होता है? Fe+2, और ये है फॉर्फिन, ठीक है ना। फॉर्फिन क्या है बेटा? क्वाड्रीडेंटेड लिगैंड है, देखो 4 1 2 3 4 फॉर्फिन, राइट ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्फाइरिन, ठीक है ना। ये लिगैंड जब बन जाता है इसी के साथ तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्फाइरिन, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं हीम ग्रुप। हीम ग्रुप, हेमोग्लोबिन में कौन सा ग्रुप होता है? हीम ग्रुप होता है। नो नीड टू रिमेंबर दिस, डायग्राम जरूरत नहीं, मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें कैसा होता है? ऐसे 4 बॉन्ड्स होंगे ऐसे, इस तरीके से, बराबर है, ठीक है। अभी ये देखो, ये एक रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग नंबर 1, बराबर है। ये 6 मेंबर रिंग नंबर 2, ये रिंग नंबर 3, और ये रिंग नंबर 4। तो बच्चों मुझे बताओ, इसमें तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है,
और अगर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है तो इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। मतलब लिगैंड जो है वो भी रिंग फॉर्म में, लिगैंड जो है वो भी रिंग फॉर्म में, और जो आपका कॉम्प्लेक्स बना वो भी रिंग फॉर्म में, तो इससे तो स्टेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया, अगर आप क्लोरोफिल की बात करोगे तो यहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे Mg2+ आएगा। अब ये खाली क्लोरोफिल नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, मैंने इसका सिर्फ पार्ट बनाया है, ठीक है। तो आप बताओ कौन कौन सी चीजें जो है बेटा वो अफेक्ट करती है, बताओ। सबसे पहले अफेक्ट करने वाली चीज कौन सी है, बोलो, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी में हमने पढ़ा चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहां पे इरविन विलियम ऑर्डर पढ़ लिया था हमने स्टेबिलिटी का। दूसरा हमने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ लिगैंड। नेगेटिव लिगैंड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बिकॉज उनके पास तो चार्ज अवेलेबल है, खाली डोनेट ही करना है। उसके बाद थर्ड हम लोग ने पढ़ा था चिलेटिंग लिगैंड्स, जो यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एक स्पेशल केस जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। जनरली ये वाला केस नहीं बताया जाता है, मैंने एक एक चीज बता दी आपको ताकि आपको कभी कोई डाउट ना आए स्टूडेंट, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 33। छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, 33, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग ने स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाली चीजें पढ़ ली है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर और कितना चैप्टर बचा है, मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लेक्चर, लास्ट यस बेटा खत्म हो जाएगा। मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकता, इस वजह से मैं एक एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसके एंड में कोई वर्कशीट नहीं है, ओएमसी, और लास्ट में जो हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे, अभी लास्ट में ही वर्कशीट आएगा, उसके पहले कोई वर्कशीट नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। और साथ में मैंने क्वेश्चन ही करा दिया तो अलग से कुछ आएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स नोटबुक में प्लीज अच्छे से देखिएगा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वाले स्पेशली एडवांस वालों के लिए याद रखेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ओएमसी, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। मैंने 6-7 बुक में से अलग अलग क्वेश्चन उठाए, क्योंकि एक बुक में क्वेश्चन मुझे मिलते नहीं है कभी। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओएमसी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।